हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हाइपरबोला ये जो एक नया टॉपिक है स्टार्ट किया है, तो इसके एडवांस लेवल के PYQ के अंदर आज हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2020 की, जिसमें क्या बोल रखा है, लेट A एंड B बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट A इज ग्रेटर देन 1 एंड B इज लेस देन A. Let capital B be a point in the first quadrant that lies on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. Suppose the tangent to the hyperbola at P passes through the point 1, 0 and suppose the normal to the hyperbola at P cuts off equal intercepts on coordinate axis. Let delta, ये इन्होंने डेल्टा का साइन बना रखा है, denote the area of the triangle formed by the tangent at P, the normal at P and x-axis. If small e denotes the eccentricity of the hyperbola, then which of the following statements is are true? ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई थी ये मल्टीपल चॉइस टाइप की प्रॉब्लम थी, और क्योंकि हम जब इस प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं तो बहुत ही क्लियर कट तरीके से इन्होंने इस एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को पूछा है। इस प्रॉब्लम को हम टफ वाली श्रेणी के अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर काफ़ी सारा डेटा हमें गिवन कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक बेसिक रफ फिगर को बनाना स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाती है। हमने सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, और क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है कि ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ए ग्रेटर देन 1 है एंड बी लेस देन ए है, और बनने वाला जो हाइपरबोला है वो कुछ इस टाइप का सा है। तो बेसिकली हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो बनने वाला हाइपरबोला होगा उसका एक्सिस हमें ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को लेना होगा। तो हमने एक बेसिक से हाइपरबोला को जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस पर बन सकता है उसको इस तरीके से रफली ड्रॉ कर लिया है। इसकी इक्वेशन हमें बोल रखी है कितनी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां पर इन्होंने इसकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ई की वैल्यू कुछ भी नहीं बता रखी है। कोई बात नहीं, हमसे क्या बोल रखा है कि यहां पर कोई एक पॉइंट है P, रैंडमली हमने चूज किया है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और हमने इसके कोऑर्डिनेट अभी के लिए क्या मान लिए हैं, x1 y1। हम इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने इसको x1 y1 एज्यूम कर लिया है। अब क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट P को एज्यूम करते हुए हमें इस हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट को भी ड्रॉ करना है और नॉर्मल को भी ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसके ऊपर एक तो हमने टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया है इस पॉइंट P से, ये टेंजेंट किसी एक पॉइंट 1, 0 से पास होती है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि अगर इस P पॉइंट से अगर हमने एक नॉर्मल को भी ड्रॉ कर दिया है तो वो नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट्स क्रिएट करता है। तो क्योंकि ये टेंजेंट थी और ये नॉर्मल है तो ऑब्वियसली आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने क्या करा, यहां पर अभी के लिए इस पॉइंट को कुछ एज्यूम नहीं करा क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन हम इसे बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये हमारा सिमेट्रिक हाइपरबोला था, इस पॉइंट को हमने 0, 0 ले लिया क्योंकि ये क्या है हमारा ओरिजिन पॉइंट, तो हम देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर सेगमेंट एंड ये पर्टिकुलर सेगमेंट इक्वल बता रखा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्योंकि जब हमने इस P पॉइंट से एक नॉर्मल को ड्रॉ किया तो वो एक्स वाई एक्सिस पर इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट को क्रिएट कर रहा है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कहीं कोई और चीज तो हमारी नहीं छूट गई है। नहीं, बस इतना ही इन्होंने हमें दे रखा है। तो क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर अवेलेबल होता है, उस सिचुएशन में उस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो वो कितनी हो जाती है, अगर पॉइंट जो अवेलेबल पॉइंट है कर्व के ऊपर x1 y1 हो तो ये हो जाएगी x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द कर्व। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आई है पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ये एक और पॉइंट 1, 0 से पास हो रही है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो अगर ये 1, 0 से पास होगी ये टेंजेंट की इक्वेशन तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई भी करेगी।
तो अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन इस 1,0 को सेटिस्फाई करेगी तो x की जगह 1 एंड y की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 1 इंटू x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 0 इंटू y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से तो ये पूरा का पूरा ये जो टर्म है 0 हो जाएगा और हम देख पा रहे हैं x1 की वैल्यू कितनी आ रही है a स्क्वायर। इसको अभी के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। अब हम बात करते हैं इसी हाइपरबोला के नॉर्मल के लिए। अगर हम इस नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना चाहें हाइपरबोला पर अवेलेबल किसी गिवन पॉइंट के लिए तो इसकी इक्वेशन भी हमें आती है। ये तो थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर अ गिवन पॉइंट P, और अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर अ गिवन पॉइंट P, इस P को तो हमने क्या मान रखा था x1 y1, तो ये हो जाती है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने हमेशा से ही बोला है आपसे कि जो कुछ बेसिक जानकारियां हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है हर कर्व के रिगार्डिंग, वो हमें मेमोराइज करने की जरूरत है, वो भी बाय हार्ट। क्योंकि अगर वो याद नहीं होगी तो हमें वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जनरेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन अगर आपको याद नहीं होगी तो आपको फिर एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आखिर ये इक्वेशन नॉर्मल की कितनी होती है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप 2 मिनट के अंदर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की काफ़ी सारी चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद थी हाइपरबोला की, कब? जब हमें कोई गिवन पॉइंट x1 y1 हाइपरबोला के ऊपर ही गिवन कर रखा होता है। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को लिख लिया, और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो ये नॉर्मल है हमारे पास, ये नॉर्मल इस तरीके से बताया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि ये एक्स वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट क्रिएट करता है। यहां पर हमें x1 की वैल्यू पहले से ही पता है तो वो वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये हमारे पास हो जाएगा अपॉन x1 की वैल्यू आप a स्क्वायर रख सकते हो, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर को हम y1 के अपॉन में लेकर जा रहे हैं क्योंकि हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होती है x अपॉन a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 टाइप से। अगर आपको स्ट्रेट लाइन याद आएगी तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन किस तरीके की होती है, x अपॉन a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, जहां पर a तो रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया गया इंटरसेप्ट और b रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस पर काटा हुआ इंटरसेप्ट। तो यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर x अपॉन x1 की वैल्यू a स्क्वायर आपने कैलकुलेट करी ली है, ये हो जाएगा b स्क्वायर को आपने क्या करा, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए नीचे लेकर चले गए, ये हो जाएगा y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म को देखते हैं तो यहां पर इक्वल टू 1 आता है। तो अगर हम इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को यहां से हटाकर अपॉन डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास बनने वाली जो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ये कैसी सी हो जाएगी, ये हो जाएगी y1 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपॉन में इसके कितने आ रहा है b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल आउट ही हो गया होगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें ये जो हमारी इक्वेशन बन रही है ये लगभग इंटरसेप्ट फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रही है। बस इसमें एक प्रॉब्लम हमें क्या दिखाई दे रही है कि ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के इक्वल नहीं दिखाई दे रही। हम वर्ड इक्वल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमसे क्या बोला गया है कि ये जो नॉर्मल था जो इस P पॉइंट से ड्रॉ किया गया था वो एक्स वाई एक्सिस पर इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट को क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही ये पॉइंट हमें समझ में आता है तो हम देख पाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि x के लिए जो इंटरसेप्ट आया है वही लेंथ y के लिए भी आई है इंटरसेप्ट की। तो हम इन दोनों को इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास y1 की वैल्यू भी आ रही है, वो कितनी हो गई है हमारे पास b स्क्वायर।
तो अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख दें तो ये हमारे पास हो रहे हैं a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब हमें एक्चुअल में ये पॉइंट भी चाहिए, क्योंकि हमसे बोला गया है कि एक ट्राइंगल को क्रिएट किया गया है और वो ट्राइंगल किस तरीके से है कि इस P पॉइंट पर जो टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है और इसी P पॉइंट पर जो नॉर्मल को क्रिएट किया गया है, इन दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस वाली ये जो लाइन है, इन तीनों से बनने वाला ये जो ट्राइंगल है, हमें इसके एरिया को भी कैलकुलेट करके देखना है, क्योंकि यहां पर इन्होंने इस डेल्टा की वैल्यू को भी दे रखा है। उसके अलावा हमें इसेंट्रिसिटी के बारे में भी पूछा गया है, तो हमें इसेंट्रिसिटी के बारे में भी बताना होगा। तो हमारे पास इस ट्राइंगल के दो पॉइंट्स तो आ चुके हैं, ये पॉइंट आ गया है, ये पॉइंट भी आ चुका है, बस हमें ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट कैसे आएगा, अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्मल वाली लाइन जो होगी उसका अगर हम y एक्सिस अगर 0 कर देंगे तो हमारे पास ये पॉइंट भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ ही चुकी हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं नॉर्मल की इक्वेशन को, तो ये कितनी बन रही है हमारे पास x प्लस वाई, क्योंकि नीचे अपॉन में y1 की वैल्यू भी कितनी आ रही थी, b स्क्वायर, तो बचने वाली ये क्वांटिटी कितनी होगी, x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो आ रहा है वो कॉमन तरीके से आ रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्योंकि हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारे पास 0। अब हमारे पास तीनों ही कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया। तो हमने ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश करी, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ बेस। अगर हम बेस की अगर बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये बेस हमारे पास इतनी लेंथ का आना चाहिए, जो कि कितना हो जाएगा, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस 1 इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। अगर परपेंडिकुलर लेंथ की बात करें तो परपेंडिकुलर लेंथ उतनी ही आने वाली है जितना इस P पॉइंट का y एक्सिस होगा या y कोऑर्डिनेट होगा, वो कितना आ रहा है हमारे पास, b स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है a एंड b की टर्म्स में, लेकिन यहां पर एक भी वैल्यू हमारी अकेले a या अकेले b की टर्म्स में ही आ रही है, जबकि यहां पर ये दोनों के दोनों a और b की टर्म्स में आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा सोचते हैं और कैलकुलेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट आया था a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ये जो P पॉइंट था, ये किसके ऊपर आ रहा था, ये हाइपरबोला के ऊपर आ रहा था। जब ये पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर आ जाएगा तो हम समझ पा रहे हैं कि ये हाइपरबोला को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने क्या करा, एक कैलकुलेशन यहीं पर ही कर ली। हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि ये पॉइंट इस हाइपरबोला के ऊपर ही अवेलेबल है। तो जैसे ही आपने सेटिस्फाई कराया तो x की जगह हम a स्क्वायर रख रहे हैं, तो x स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा a टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस y की जगह आप b स्क्वायर रख रहे हैं, तो इसकी जगह हो जाएगा ये b टू द पावर 4 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये हमारे पास एक टाइप का एक्सप्रेशन बन के आ गया है। अब आप चाहो तो इस पूरे एक्सप्रेशन को a स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो और चाहे आप इसे b स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। हमारे लिए कन्वीनियंट क्या रहेगा कि अगर हम यहां से a स्क्वायर को गायब कर दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर b स्क्वायर जो है यहां पर अकेला भी अवेलेबल है। तो अगर हम इस b स्क्वायर को a स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 1। और हम देख पा रहे हैं कि यहां पर a स्क्वायर की टर्म में, a की टर्म में जो वैल्यू दे रखी है वो a टू द पावर 4 दे रखी है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तो हमारे पास नहीं आ पाएगी अगर हम b स्क्वायर को a स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां से a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू b स्क्वायर की टर्म में निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास इस एक्सप्रेशन से, b स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ रहा है, हाफ ऑफ बी स्क्वायर एक पहले से ही था, ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा 2b स्क्वायर, और एक बी स्क्वायर हमारे पास पहले से ही था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, बी टू द पावर 4, और यही हमारा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं यहां से ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो पा रहा है
इसी तरीके से जब हम इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो इसेंट्रिसिटी के लिए हम जानते हैं हाइपरबोला के लिए इस टाइप के ट्रांसवर्सल एक्सेस वाले हाइपरबोला के लिए हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ई की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम इसके अंदर बी और ए की अगर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हम समझ पाएंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमने देखा था ये कितनी आ रही थी, ए स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में कितना है हमारे पास ए स्क्वायर, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, क्योंकि ए और बी की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, तो हम देख पाते हैं कि यहां से ई की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब हम आईआईटी के उस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में हमें बताई थी कि ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर की वैल्यू 1 से और बड़ी होगी, क्योंकि ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर की वैल्यू तो 1 से ग्रेटर आएगी ही आएगी। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 1 से और बड़ी आएगी तो यहां पर 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, और जैसे ही ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी हम समझ पा रहे हैं 2 की जो वैल्यू, ये जो 2 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है ये रूट 2 से ये छोटी हो जाएगी। तो इतनी ये बात हम यहां से समझ पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हाइपरबोला कंडीशंस, यहां पर जो इसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी ही आएगी लेकिन रूट 2 से हर हालत में छोटी आएगी। इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपने माइंड में रखते हुए हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास एक और ऑप्शन करेक्ट हो पा रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास दो हमारे ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ये दो ऑप्शंस हमारे लिए करेक्ट नहीं हो पाएंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।